हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम 17 जुलाई यानी आज के यूपीएससी के एमसीक्यू कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टडी आईक्यू की जो सेल है यूपीएससी के लिए पेन ड्राइव्स के लिए वो चालू है और ये 23 तारीख तक चालू रहेगी। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे। आज रात भी 11 बजे मैं लाइव आऊंगा। मेरी आईडी है टायरलेस सोल। चलिए, सबसे पहले आपको बताना है ये मैं कौन से आइलैंड की बात कर रहा हूं, कौन से टापू की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशियन में। ये जो टापू हैं, ये जिनको आर्कीपेलागो बोलते हैं, मतलब टापुओं का समूह, चेन ऑफ आइलैंड। तो ये दो पैरेलल चेन हैं, यानी एक टापुओं का समूह इस तरह से है, एक लाइन ये है जिसमें कई सारे टापू हैं और एक ये लाइन है जिसमें कई सारे टापू हैं। जो ईस्ट की तरफ है उसे बोलते हैं हम रतक। रतक मतलब होता है सूरज का उदय, सनराइज। और जो पश्चिम की तरफ है उन्हें बोलते हैं रलिक। रलिक का मतलब होता है सनसेट। तो ये दो श्रेणियों में है, दो लाइनों में है ये टापू। ठीक है। तीसरा, यहां पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे एटॉमिक बॉम्ब का प्रशिक्षण किया था और आपको बता दूं इसी वजह से बहुत सारी जो हार्मफुल किरणें हैं वो निकली, जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं वो निकली, रेडियोधर्मी किरणें। और ये अब रहने लायक भी नहीं बचे। इनमें बहुत सारे आइलैंड ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं बचे क्योंकि अमेरिका ने यहां पे परमाणु परीक्षण किए। आपको यह भी बता दूं, क्योंकि ये जो टापू हैं इनमें रहने वाले लोगों ने जो परमाणु परीक्षण है उनकी वजह से बर्बादी देखी, तो ये टापू इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और ब्रिटेन के खिलाफ 2014 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि ये चाहते थे कि ये तीनों देश अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको खत्म करें या खत्म करने का प्रयास करें। कौन से टापू की बात हो रही है? यह बात हो रही है मार्शल आइलैंड की। मार्शल आइलैंड आपको दिखा देता हूं मार्शल आइलैंड कहां पे है। ये देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है पपुआ न्यू गिनी, ये है न्यूजीलैंड। तो ये प्रशांत महासागर है। आपको पता होगा रिंग ऑफ फायर आपने सुना होगा। ये रिंग ऑफ फायर जहां पे बहुत सारे ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। और ये है मार्शल आइलैंड, ये है सोलोमन आइलैंड यहां पे, और ये है मार्शल आइलैंड। अब मार्शल आइलैंड में बहुत सारे टापू हैं, ये कई सारे टापुओं का समूह है। तो एक चेन इस तरह से है, एक इस तरह से। यहां पे आप देख सकते हैं एक वाली चेन येरी और एक येरी, तो इसको बोलते हैं रतक और इसको रलिक। चलिए अगला सवाल। राज्यसभा जो है इसने पहली बार अपने 76 साल के इतिहास में, जब से राज्यसभा बनी है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है किसी विदेशी काउंटर पार्ट के साथ, यानी विदेशी अपर हाउस के साथ। ये इंटर पार्लियामेंट्री डायलॉग को प्रमोट करना चाहते हैं, अंतर संसदीय जो डायलॉग है उसे प्रमोट करना चाहते हैं। यस, ये ठीक है। और इसीलिए जो राज्यसभा के चेयरमैन है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, वो पहले भारत के राज्यसभा चेयरमैन बने हैं जिन्होंने एक एमओयू साइन करा है। राज्यसभा ने पहली बार एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, जो एमओयू हमने साइन करा है राज्यसभा ने, वो सेनेट के प्रेसिडेंट, सेनेगल के सेनेट के प्रेसिडेंट के साथ करा है। सेनेगल जो है एक कंट्री है अफ्रीका में। आपने वर्ल्ड कप में भी सुना होगा कि जो सेनेगल है वो खेल रही थी, फुटबॉल खेल रही थी, जापान ने बाहर कर दिया था इन्हें फेयर प्ले रूल से। खैर, ये जो है ये गलत है। एमओयू साइन हुआ है रुवांडा के साथ, RWANDA। तो इसमें ए ठीक है, बी गलत है, आंसर है ओनली ए इज करेक्ट, यानी कि फोर्थ। आपको यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, वैसे रुवांडा का जिक्र आया है तो रुवांडा की राजधानी किगाली है। आपने किगाली एग्रीमेंट सुना होगा। रुवांडा में दो तरह के लोग रहते थे, एक तो हुतू HUTU और एक टुटसी TUTSI। मैं रिपीट करता हूं, एक तो रहते थे हुटू HUTU और एक रहते थे TUTSI टुटसी। और हुतू जो थे इन्होंने मिलकर 5 लाख से ज्यादा टुटसियों को मार दिया था 1994 में। इसको बोलते हैं रुवांडा का जीनोसाइड, 1994 में। चलिए अगला सवाल। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ये रिलीज करी है, ये इसका विमोचन करा डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP और हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर करा इन्होंने, इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक। ये बिल्कुल ठीक है। ये फाइनल रैंकिंग है 2017 की। ये जो रैंकिंग्स हैं ये बेस्ड है कि स्टेट्स ने, जितने भी राज्य हैं, उन्होंने कितनी अच्छे से लागू करा है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, BRAP जिसे कहते हैं। ये भी ठीक है। और यहां पे ये भी याद रखिए कि 2 नए सेक्टर जोड़े गए हैं BRAP 2017 में। एक तो है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो होटल वगैरह ये सब जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर होता है, और एक है हेल्थ केयर। ये पहले BRAP में नहीं थे, लेकिन BRAP 2017 में इन्हें जोड़ा गया था। तो सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि BRAP 2017 में कौन से 2 सेक्टर जोड़े गए थे, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर। भारत जो है उसकी रैंक है 29 वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। भारत जो है पिछले साल से 29 पायदान ऊपर चढ़ा था, लेकिन अभी जो हमारी रैंक है वो है 100। तो सी जो है वो गलत है, ए और बी ठीक है, आंसर है ए एंड बी आर करेक्ट।
अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है। आपको ये राज्य दिए हैं, मैंने 4 राज्य दिए हैं, इनको बेस्ट से वर्स्ट की उसमें लगाना है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में जो राज्य है सबसे अच्छा कौन सा है। अभी अभी जो रैंकिंग रिलीज हुई है, फाइनल रैंकिंग है ये, इनमें नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, नंबर 2 है तेलंगाना, नंबर 3 है इसमें हरियाणा और नंबर 4 है झारखंड, नंबर 5 है गुजरात। तो इसमें फर्स्ट वाला ठीक है, आंसर है फर्स्ट। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, दूसरे पे तेलंगाना। आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है। दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे झारखंड और पांचवें पे है गुजरात। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं, जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा हुआ है हरियाणा में। अगला जो सवाल है वो टॉप स्कीम के बारे में है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। जो भारत के जो खिलाड़ी हैं, आप जानते हैं क्रिकेट को छोड़कर भारत के जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो गरीब हैं, तो उनके लिए ये स्कीम है टॉप्स। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि जो टॉप स्कीम है ये आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन को सिर्फ, यानी जो टीम है उनको नहीं करती, सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन को करती है। ये गलत है। अभी अभी जो मेल हॉकी टीम है भारत की, उसको टॉप्स में इंक्लूड कर लिया गया है, तो पूरी की पूरी मेल हॉकी टीम को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करेगी। यह पहली बार हुआ है कि टॉप्स ने किसी एक पूरी टीम को फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा देने का मन बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन ओनली को प्रोवाइड करती है, टीम्स को भी प्रोवाइड करती है। पहला ऑप्शन गलत है। इसको लॉन्च करा था टॉप्स को मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने, हाँ ये ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया था, खेल मंत्रालय ने लॉन्च किया था। टॉप स्कीम जो है ये स्टार्ट की गई थी अभिनव बिंद्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पर। अभिनव बिंद्रा जो है भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता था शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा कमेटी की रिकमेंडेशन पे नहीं बनाई गई थी टॉप्स, पहले टॉप्स बनी थी और बाद में अभिनव बिंद्रा कमेटी बनी थी। और आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा कमेटी क्यों बनी थी। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक्स होंगे और 2024 में पेरिस में ओलंपिक होंगे, तो 2020 और 2024 में खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानो और उनको ट्रेन करो, उनके नाम रेकमेंड करो कि वो टॉप्स में आ सके, इसलिए अभिनव बिंद्रा कमेटी बनी थी। तो सी जो है वो बिल्कुल गलत है, ए जो है वो भी बिल्कुल गलत है, सिर्फ बी ठीक है आंसर है, सेकंड ओनली बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है यूएनएससी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन अपनाया है जिसका नाम है 2427। रेजोल्यूशन 2427 अपनाया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और आपको बता दूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर होते हैं, ये आपको पता होगा। 5 होते हैं परमानेंट यानी स्थायी और 10 होते हैं टेम्परेरी यानी अस्थायी। तो ये किस बारे में है? साउथ सुडान में हथियारों का बैन करो, डिसआर्मामेंट करो, उनको हथियारों से खाली करो, उस बारे में। अगर कहीं युद्ध होता है तो उसमें बच्चों की रक्षा करो, उस बारे में। रेफ्यूजी हैं उनके लिए फेयर और एथिकल माइग्रेशन होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जो रेफ्यूजी विचरण करते हैं वो एक फेयर और नैतिक तरीके से होना चाहिए। या केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल रोको एशिया पैसिफिक कंट्रीज में। किस बारे में है रेजोल्यूशन 2427? ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। ऐसा देखा गया है बहुत सारे देश हैं, जैसे आपने बोको हराम के बारे में सुना होगा, नाइजीरिया वगैरह जो दूसरे देश हैं, इनमें ये एक आतंकवादी संगठन है। ये क्या करता है? बच्चों को भी आतंकवादी बना देता है। तो रेजोल्यूशन 2427 ये कहता है कि हमें अगर किसी 2 देशों में बच्चे हैं वॉर में, उन्हें बचाना है पहली बात, और अगर किसी आतंकवादी संगठन या कोई देश की सरकार बच्चों का गलत इस्तेमाल करती है तो उन्हें विक्टिम माना जाएगा। तो बच्चों के उत्थान के लिए है, ये बच्चों की रक्षा के लिए है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स में। तो आंसर है सेकंड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेट न्यूट्रलिटी के बारे में आपको पता होगा, भारत के टेलीकॉम कमीशन ने नेट न्यूट्रलिटी को पास कर दिया है। तो अब इसके बारे में क्या ठीक है? सबसे पहले जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म जो है वो अलाउ किए जाएंगे नेट न्यूट्रलिटी में। जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म क्या होते हैं? अगर आपको पता नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। देखो जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म मतलब जो फ्री सर्विस दे रहे हैं, कोई पेड सर्विस अगर कोई प्लेटफॉर्म फ्री दे रहा है दैट इज जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म। मैं आपको एक बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है। मान लो किसी देश में 5 अखबार हैं, ठीक है, किसी देश में 5 अखबार हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। अभी हम इसको डिजिटल मान के चलते हैं कि इस देश में जो कागज वाले अखबार है वो नहीं आते, इस देश में सिर्फ 5 डिजिटल अखबार आते हैं, ठीक है। सारे जो अखबार हैं आपसे कोई 50 रुपए लेता है, कोई 100 रुपए लेता है, कोई 10 रुपए लेता है पढ़ने के लिए, कोई 20 रुपए लेता है, ठीक है। अखबार 5 अचानक आपको बोले कि मैं सब कुछ फ्री में दूंगा, ठीक है, सब कुछ एकदम फ्री में दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा? मान लो इस देश में 1 लाख लोग रहते हैं, वो क्या करेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अखबार बंद कर देंगे। समझ में आया? मैं रिपीट करता हूं, पेड सर्विस को ये अखबार 5 फ्री दे रहा है, तो ये चारों क्या करेंगे? लोग क्या करेंगे? इन चारों अखबारों को बंद कर देंगे और पूरा देश यानी 1 लाख के 1 लाख लोग 5वें अखबार की तरफ भागेंगे। यानी कि जो 5वां अखबार है इसका आधिपत्य हो जाएगा, इसकी मोनोपोली हो जाएगी, ठीक है, एकाधिकार हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? देखिए, अब इस 1 लाख
वाले कंट्री में सारे लोग ये 5वां अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन देनी है जनता को, तो मैं सिर्फ इस 5वें अखबार के थ्रू दे सकता हूं, इसका एकाधिकार हो गया। यानी कि जो 5वां अखबार है ये पूरी अब जो मेरा डिजिटल न्यूज है उसको कंट्रोल करेगा। ये डिसाइड करेगा कौन सी न्यूज जनता तक पहुंचे, कौन सी न्यूज जनता तक ना पहुंचे। यानी ये इतना ताकतवर हो जाएगा कि कल को सरकारें भी पलट सकता है और ये कौन सी न्यूज पहुंचेगी कौन सी नहीं पहुंचेगी सब कुछ ये डिसाइड करेगा। ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है। समझ में आया नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? हालांकि लीगली ठीक है, कानूनी तौर पर ये ठीक कर रहा है, ठीक है भाई मैं फ्री में दे रहा हूं क्या दिक्कत है, लेकिन एक समय आएगा जब ये इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, इतना बड़ा एक जिसको बोलते हैं फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर यानी सेल्फ क्रिएटेड मॉन्स्टर, कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही फेसबुक करना चाह रहा है, यही एयरटेल करना चाह रहा है, यही वोडाफोन, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसी तरह से एक देश की संप्रभुता सॉवरेनिटी को कंट्रोल कर सकती हैं आगे जाके। इसीलिए हमारे टेलीकॉम कमीशन ने कहा है हमें नेट न्यूट्रलिटी चाहिए, यानी फेयर इंटरनेट। समझ में आया? फेयर अनरिस्ट्रिक्टेड इंटरनेट चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म का एग्जांपल जैसे फेसबुक ने स्टार्ट करा था फ्री बेसिक्स, ये शब्द आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। फ्री बेसिक्स किसने स्टार्ट किया था? फ्री बेसिक्स स्टार्ट किया था किसने? फेसबुक ने। अब ये बिल्कुल बंद, फेसबुक मतलब फेसबुक जो है वो काफी परेशान हो जाएगा ये न्यूज सुन के। खैर, नेट न्यूट्रलिटी जो है इसके जो कानून है वो ऑटोनोमस ड्राइविंग और टेलीमेडिसिन पे भी लागू होंगे नहीं। देखिए कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस रखे गए हैं नेट न्यूट्रलिटी में, ये चीज सब पे अप्लाई नहीं होगी। मैं रिपीट करता हूं, ये चीज सब पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ऑटोनोमस ड्राइविंग टेलीमेडिसिन वगैरह क्या है, ये हेल्थ केयर की बात है और रिमोट एरियाज में टेलीमेडिसिन का उपयोग करते हैं डॉक्टर मरीजों के लिए, तो उसमें कई बार हमें ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ सकती है या हमें वहां पे इंटरनेट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो हम इसको इंटरनेट दें और बाकियों को ना दें ऐसा संभव है क्योंकि टेलीमेडिसिन में किसी की जान खतरे में, तो कुछ एरियाज में एक्सेप्शन रखा गया है। तो जो बी है वो गलत है क्योंकि एक्सेप्शन है, इन पे लागू नहीं होगा। और भी सरकार इसके अलावा कई और एरियाज ऐसे देख रही है जहां पे नेट न्यूट्रलिटी को ना लागू करने का सोच रही है। तो इसमें ए है वो भी गलत है, बी जो है वो भी गलत है, आंसर है नन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि जो भारत है वो यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी ईबीआरडी का मेंबर बन गया है, शेयर होल्डर बन गया है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। जो ईबीआरडी है ये 68 कंट्रीज इसे ओन करते हैं और 68 कंट्रीज के अलावा यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसके ओनर है। मैं रिपीट करता हूं, यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है इसको 68 देश, यूरोपियन यूनियन पूरा का पूरा जिसमें बहुत सारे कंट्री हैं यूरोप में, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ये सारे मिलकर ओन करते हैं। तो ये अब गलत हो गया क्योंकि अब इसमें 68 की बजाय हो गए 69 कंट्रीज। भारत इसका 69th मेंबर बना है, याद रखिए 69। दूसरा, लेबनान जो है ये इसका 68वां शेयर होल्डर था। जैसे भारत 69 शेयर होल्डर है, लेबनान 68 था, ये बिल्कुल ठीक है। पहले वाला गलत है, बी वाला ठीक है। तीसरा, ईबीआरडी का हेडक्वार्टर लंदन में है, हाँ ये भी ठीक है। और चौथा, ईबीआरडी में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है अमेरिका, ये भी ठीक है। तो इसमें बी, सी और डी ठीक है, तो इसका आंसर है थर्ड, बी, सी एंड डी आर करेक्ट। ईबीआरडी का मेंबर बनने से भारत को यह फायदा होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो छवि है, हमारी जो रेपुटेशन है, इंटरनेशनल रेपुटेशन वो बढ़ेगी। तो आगे जाके जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके भी मेंबर हम बनना चाहते हैं उसमें हमें आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ISAAA की रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्टेटस ऑफ कमर्शियलाइज्ड बायोटेक जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं? जब हम कोई जीन किसी प्राकृतिक फसल में डालते हैं जिससे उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं, उसको बोलते हैं जीएम क्रॉप्स। तो भारत जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरिया भारत में है जो जहां पे जीएम क्रॉप्स उगाया जाता है। नहीं, ये गलत है, भारत 5वें नंबर पे है। भारत दुनिया में 5वें नंबर पे है क्षेत्रफल के हिसाब से, जितने क्षेत्रफल पे जीएम क्रॉप्स उगाई जाती हैं। पूरे भारत में सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो उगाई जाती है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, भारत में सिर्फ एक ही क्रॉप उगाई जाती है जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। कपास, रुई, बीटी कॉटन एकमात्र भारत में क्रॉप है जो उगाई जाती है। बाकी कुछ इंट्रोड्यूस हुई थी पर वो चल नहीं पाई, जैसे बीटी ब्रिंजल आने की बात हुई थी, बीच में बात हुई थी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम मस्टर्ड आना चाहिए, पर ये सब चल नहीं पाए। तीसरा, जीएम क्रॉप्स जो है उन्हें ट्रांसजेनिक क्रॉप्स भी कहते हैं। याद रखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है इन्हें आनुवांशिक तौर पर इन्हें बदला जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें कहते हैं ये। तो इसमें बी और सी ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड। चलिए अब आर्ट एंड कल्चर का एक सवाल देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है ये। लोथल, लोथल जो है इसको हम मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैनचेस्टर बोलते थे, ये ठीक है। लोथल जो है ये गुजरात में है, सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। जो डांसिंग गर्ल का बुत मिला था, स्टैच्यू मिला था, और पशुपति सील जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो में मिली थी। डांसिंग गर्ल और पशुपति सील मिली थी मोहनजोदड़ो में, ये ठीक है। तो इसमें
दोनों ही ठीक है एक्चुअली, तो आंसर है बोथ आर करेक्ट। यहां पे आप लिखा हुआ साफ साफ देख सकते हैं, ढोलावीरा मोहनजोदड़ो। आप ये नितिन सिंघानिया किताब खोलेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। खैर, अब आज के आखिरी सवाल पे आते हैं। एक पहाड़ है जिसको बोलते हैं मो ब्लां। वैसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉन्ट ब्लैंक, लेकिन उस देश की भाषा में बोलते हैं मो ब्लां। तो इसको हम रेड माउंटेन भी बोलते हैं। देखिए, जो ब्लां वर्ड होता है इसका मतलब होता है व्हाइट, इसीलिए ब्लां से वर्ड बना ब्लॉन्च। आपने वर्ड सुना होगा ब्लीच, तो ब्लीच करके कोई चीज कैसी हो जाती है? कलरलेस यानी व्हाइट। तो इसको बोलते हैं व्हाइट माउंटेन, ना कि रेड माउंटेन। पहले वाला गलत है। ये सबसे ऊंचा पहाड़ है उरल के पहाड़ों का, उराल्स बोलते हैं जिन्हें। देखिए, जो उरल के पहाड़ हैं ये रशिया में है, और उरल्स की सबसे ऊंची चोटी ये नहीं है, ये एल्प्स की है। जो एल्प के पहाड़ हैं फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी वगैरह में जो है, मोनाको वगैरह में, एल्प्स के पहाड़ यूरोप में जो है, उनकी सबसे ऊंची चोटी है। दोनों गलत है, तो आंसर है नन इज करेक्ट, यानी कि थर्ड। तो ये था वीडियो 17 तारीख, और आज 17 तारीख है, और पूरा मैं एकदम क्या बोलते हैं उसे, सारा बैकलॉग निपटा दिया 4 ही दिन में। रात दिन लग के निपटाया, समझ लीजिए 11-11 घंटे लग के। खैर, अब आप एंजॉय करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप अखबार पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं और डालता हूं, जो जरूरी नहीं है कि अखबार से लिए गए हूं। स्टैटिक जीके के डालता हूं, एनसीईआरटी, नितिन सिंघानिया किताब, कई सारे हम आर्ट एंड कल्चर भी कवर करते हैं। तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करा करिए, और इससे मेरा मोटिवेशन रहेगा कि मैं बिल्कुल टाइम पे एकदम वीडियो को लेकर आऊं। जो मॉर्निंग में मेरा वीडियो आता है उसे 60,000 लोग डेली देखते हैं, और यूपीएससी वाले को सिर्फ 10,000। खैर, मैं मानता हूं यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं वो कांस्टेबल और जो एसएससी वाले हैं उनसे कम है, लेकिन फिर भी अगर आप शेयर करेंगे तो जरूर मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। और जाने से पहले आपको याद दिला दूं, हमारी जो सेल है यूपीएससी के लिए वो 23 तारीख तक है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं और studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।